वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं आनंद श्रीबला। तो कहानी की शुरुआत करें। ओके, कहानी की शुरुआत होती है अंधेरी रात में एक पुलिस स्टेशन को दिखाने से, जहां पर एक माता पिता अपनी लापता बेटी आनंदी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आनंदी लापता है और हर जगह ढूंढने के बाद भी आनंदी का कुछ पता नहीं चला। जिस हॉस्टल में आनंदी रहती थी वहाँ भी उसको ढूंढने की कोशिश की गई, पर वहाँ से भी पता चलता है कि आनंदी तो एक दिन पहले ही हॉस्टल से गायब थी। अब ये सभी बातें सुनकर वहाँ का हद से ज्यादा समझदार बेशरम ऑफिसर बोलता है, आप शहर के ईस्ट साइड में रहते हैं ना, तो आपको ईस्ट साइड के पुलिस स्टेशन में ही जाकर रिपोर्ट लिखवानी होगी। जिसके बाद आनंदी के पेरेंट्स ईस्ट की तरफ के पुलिस स्टेशन जाते हैं वहाँ कंप्लेंट लिखवाने के लिए, जहाँ उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ का हेड ऑफिसर अपने सभी ऑफिसर्स को ये पता करने के लिए कह देता है कि लास्ट 2 दिन में शहर में जहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ है उनकी खबर लेकर आओ और उन एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स को किस जगह पर रखा गया है सब कुछ डिटेल्स में लेकर आओ। वो ऐसा इसीलिए सोच रहा है दोस्तों, क्योंकि शायद हो सकता है कि आनंदी का कहीं एक्सीडेंट हो गया हो। इतना कहकर वो आनंदी के पेरेंट्स को घर जाने के लिए कह देता है और यहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है शुरू। अब अगले दिन सुबह पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि समुद्र के किनारे एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और लड़की को आइडेंटिफाई करने से वो काफी हद तक आनंदी से मिलती भी है। फिर क्या था यार, वहाँ पर आनंदी के पेरेंट्स को बुलाया जाता है और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली वो डेड बॉडी आनंदी की होती है, जिसको देखकर उसके माता पिता का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये हुआ कैसे, जिसके जवाब में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए आनंदी के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड और शायद बॉयफ्रेंड विजय को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आती है, जहाँ पूरे दिन विजय से बात करने के बाद भी पुलिस ऑफिसर्स को कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद वो विजय को जाने देते हैं और तब तक आनंदी के फ्रेंड्स और उसके हॉस्टल में भी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होती है और वहाँ से भी कोई क्लू नहीं मिलता, जिससे सिर्फ एक ही इशारा होता है कि शायद आनंदी ने खुदकुशी की होगी। हालांकि आनंदी के माता पिता इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं, हमारी बेटी कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। लेकिन क्या करें दोस्तों, सबूत नहीं था, तो इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर रोक दिया जाता है और पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से ये कह दिया जाता है कि आनंदी ने लगता है किसी वजह से खुदकुशी कर ली है। फाइनल इसके बाद हम देखते हैं कि जब आनंदी की मौत की कहानी मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है, तब आनंदी के सपोर्ट में शहर के ढेरों लोग कैंडल मार्च निकालते हैं और पुलिस से ये डिमांड कर रहे होते हैं कि वो सच का पता लगाए कि आनंदी के साथ हुआ क्या था और अगर उसने खुदकुशी की भी तो क्यों की। पर दोस्तों इतना सब होने के बाद भी आनंदी का केस फिर से शुरू नहीं किया जाता और धीरे धीरे करके सभी लोग आनंदी को भूल जाते हैं। तो कुछ महीनों के बाद की अब हमें कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम प्रियंका नाम की एक जर्नलिस्ट को देखते हैं, जिसे उसकी सीनियर कहती है कि देखो कोई ऐसी खबर या आइडिया लेकर आओ जिसको देखने में लोग बड़ा इंटरेस्ट दिखाएं, ताकि हमारे चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा हो जाए दूसरे चैनल के मुकाबले, समझी। तो जवाब में प्रियंका कहती है कि मैम, हम आनंदी के केस को क्यों ना फिर से शुरू कर दें। वैसे भी इस वक्त सभी लोग आनंदी के बारे में भूल चुके हैं और उसकी मौत अब एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सच सामने लेकर आ जाएं तो बढ़िया टीआरपी मिल जाएगी हमको और फिर आनंदी की मौत का सच भी सामने आ जाएगा, जो काफी टाइम से छुपा हुआ है। जिसके लिए प्रियंका के सीनियर काफी हद तक मान जाती है और फिर प्रियंका ये भी कहती है कि बस हमें इसके लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत पड़ेगी जो इन्वेस्टिगेशन को फिर से शुरू कर पाए। इसके बाद हम करण नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि प्रियंका का बॉयफ्रेंड है और पुलिस ऑफिसर्स बनने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहा है। अब करण पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, तो इस वजह से उसने पुलिस ऑफिसर बनने के लिए सभी पढ़ाई भी कर ली होती है। इन शॉर्ट उसके पास वो हर वो क्वालिटी है जो एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के पास होती है। पर जब तक पुलिस ना बन जाए तब तक कमाने के लिए कुछ तो जॉब करनी होगी। यही सोचकर वो एक जगह पर इंटरव्यू देने जाता है। तो इंटरव्यू के दौरान उसे उसकी माँ के बारे में कुछ कहने के लिए कहा जाता है। करण बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों पर स्ट्रेस में आ जाता है और जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि यार करण की माँ की बचपन में मौत हो गई थी और जब भी कोई उसे उसकी माँ को लेकर कोई सवाल करता है ना, तो वो समझ ही नहीं पाता कि क्या जवाब दो। उस वक्त उसे हमेशा अपनी माँ अपने साथ नजर आती है। ऐसा यहाँ दोस्तों करण के साथ इंटरव्यू में भी होता है और फिर काफी मुश्किल के बाद करण उस सवाल का जवाब दे पाता है और यहाँ इंटरव्यू से बाहर आने के बाद प्रियंका उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ करण को आनंदी के केस के बारे में सब कुछ बताने के बाद प्रियंका करण को ही डिटेक्टिव चुन लेती है और फिर यहाँ से दोनों आनंदी के केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो दोनों आनंदी के परिवार के पास जाते हैं, जहाँ प्रियंका उसके माता पिता से बातचीत करने लग जाती है ताकि कुछ ज्यादा डिटेल्स में जानकारी मिल पाए। तब तक करण आनंदी की कंप्लेंट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बड़े ध्यान से पढ़ने लग जाता है। इस दौरान उसे उसमें ज्यादा क्लू तो नहीं मिल पाता, पर तभी जब वो निराश होकर वहाँ से जाने वाला होता है, उसी वक्त उसे अपनी माँ अपने पास बैठी दिखती है, जो उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहती है कि बेटा हार मत मानो। तो वो दोबारा उन रिपोर्ट्स को पढ़ता है तो उसको एक बात बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है कि पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से आनंदी ने ब्रिज नंबर 2 से यहाँ से जंप किया था
पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से डेड बॉडी ब्रिज नंबर 3 से मिली थी और इसी के साथ आनंदी की बॉडी करीब एक दिन पानी में भी रही। लेकिन एक और दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि उसकी बॉडी में सिर्फ 250 ml पानी मिलता है, जबकि कहा यह जा रहा था कि 24 घंटे डेड बॉडी पानी में रही। अगर 24 घंटे रहती तो कम से कम 10 से 12 लीटर पानी तो होना चाहिए था उसकी बॉडी में, लेकिन 250 ml पानी मिला है तो उसका मतलब बॉडी 24 घंटे तो पानी में नहीं थी, कुछ तो झोल है। यही सारी बातें करण सोचने लगता है। करण फिर ये बातें प्रियंका को भी बताता है और इनसे इस बात का तो कंफर्मेशन हो जाता है कि आनंदी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि ये एक मर्डर है जिसे बड़ी चालाकी से सुसाइड का रूप दे दिया गया है। अब आगे दोनों इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आनंदी के हॉस्टल रूममेट्स, दूसरे फ्रेंड्स और बाकी लोगों से पता करने लगते हैं कि उस दिन आनंदी क्या सोच रही थी, वो कहाँ गई थी या कुछ अलग अलग बात है, जिससे भी दोस्तों इनको यहाँ कुछ क्लू नहीं मिलता। उल्टा ये बात सामने आती है कि जिस रात आनंदी के साथ ये हादसा हुआ उस दिन तो आनंदी बड़ी खुश थी, क्योंकि उस दिन कॉलेज एग्जाम के रिजल्ट्स आए थे और आनंदी को तो बड़े अच्छे मार्क्स भी मिले थे। तो ये बात तो सोचना बड़ा अजीब है कि आनंदी ने खुदकुशी की होगी। नहीं, कभी नहीं। तो यही बातें प्रियंका अपने न्यूज रिपोर्ट्स में बताने लगती है और लोगों के सामने इस तरह केस का दूसरा पहलू लाने लगती है कि किस तरह एक मर्डर केस को खुदकुशी का नाम देकर दबा दिया गया और इसमें जरूर पुलिस वाले भी शामिल हैं। अब इन बातों से शहर के लोगों के अंदर आनंदी को लेकर फिर से इंसाफ की भावना जागने लगती है। उन्हें याद आने लगता है कि उन्होंने 6 महीने पहले आनंदी के लिए कैंडल मार्च निकाला था, पर उसका कोई भी फायदा अभी तक नहीं हुआ। इसी वजह से शहर के सभी लोग जो आनंदी के साथ खड़े थे वो अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और हर तरफ पुलिस पर सवाल उठा रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे किसी मर्डर जैसे केस को खुदकुशी का केस देकर बंद कर दिया। ये अत्याचार है और अब तक मर्डर पकड़ा क्यों नहीं गया। इन बातों को सुनकर उस डिस्ट्रिक्ट की आईपीएस ऑफिसर इस केस को एक दूसरे हायर रैंक ऑफिसर को देने का फैसला करती है, जिसका नाम होता है अजय। और वो अजय से कहती है कि आपको अगले 15 दिनों के अंदर केस का फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना है कैसे भी हालत में, और पता करना है कि एक्चुअली केस में हुआ क्या था। जिसके बाद अजय इस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने हाथों में लेता है और इससे जुड़े हुए सभी लोगों के बारे में पूछताछ करता है, जिस दौरान उसे प्रियंका और करण के बारे में भी पता चलता है, जिन्होंने वापस इस केस को रिवाइव किया है। और दोस्तों, करण एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, ये भी उसको पता चल जाता है। तो आगे अजय करण से मिलता है, जहां बात करते हुए वो करण से उसकी मां के बारे में पूछता है, जिस पर हमेशा की तरह करण हिचकिचा जाता है, पर खुद को संभालते हुए वो बताता है कि मेरी मां इसी पुलिस स्टेशन में 15 साल पहले हेड कांस्टेबल थी। अब करण से मिलने के बाद अजय को पता चलता है कि करण अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और शायद उसकी माँ की मौत से वो अब तक बाहर नहीं आ पाया, यानी कि अब भी उसका माइंड स्टेबल नहीं है और मेंटली थोड़ा वीक है वो। तो अजय फिर इनडायरेक्टली ये बात करण से भी कह देता है और जाते हुए उसको अपना नंबर देते हुए कहता है कि सुनो, अगर कभी किसी जॉब की जरूरत हो या तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट का नंबर चाहिए हो तो मुझसे जरूर मिलना। इतना कहते हुए अजय वहाँ से चला जाता है, पर ये बात करण को बहुत बुरी लग जाती है और वो घर पर दुखी होकर रोने लगता है। असल में करण अपनी माँ को हमेशा अपने पास महसूस करता है और ये बात दुनिया वाले समझ नहीं सकते, और अगर करण को दुनिया के हिसाब से सही बनना है तो उसे अपनी माँ को बुलाना होगा, पर वो ऐसा कर नहीं सकता, यही तो समस्या है। तभी करण को अपनी माँ नजर आती है, जिनसे बात करने के बाद उसे फिर से खुद पर विश्वास आ जाता है और फिर वो अजय को कॉल लगाकर कहता है कि सर, आपने कहा था कि 15 दिनों के बाद आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। हालांकि अगर आपको मर्डर नहीं मिला तो मुझे पता है कि आप इस मर्डर को खुदकुशी लिख देंगे, पर मैं देखना इन दिनों ये प्रूव करके रहूंगा कि ये मर्डर ही है। इतना कहकर करण खुद केस को सॉल्व करने में लग जाता है और केस से जुड़ी सभी सबूतों को दोस्तों एक एक करके जोड़ने लगता है, जैसे कि आनंदी की मौत के बाद उसके ज्वेलरीज कहाँ गए, क्योंकि डेड बॉडी के पास कोई भी इयर रिंग, नेकलेस वगैरह नहीं था। साथ ही उसका बैग, उसका फोन, ये सब चीजें कहाँ गए ये वो सोच लेता है। इन्हीं बातों का पता लगाने के लिए करण सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है कि जिस दिन आनंदी के साथ ये हादसा हुआ उस दिन वो कहाँ गई थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो चर्च गई थी। पर यहाँ भी चर्च के फादर से बात करने पर उसे कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन उसे ये जरूर पता चल जाता है कि उस दिन आनंदी ने होली मैरी की स्टैचू खरीदी थी। जिसके बाद रोड के कैमरास को चेक किया जाता है और तब ये बात पता चलती है कि उस दिन आनंदी चर्च आने से पहले एक स्टैचू की शॉप में गई थी और वहां से उसने उस स्टैचू को खरीदा था, और इस बारे में आनंदी ने अपनी फ्रेंड प्रीति को भी बताया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अजय प्रीति से मिलने उसके घर जाता है और उसे आनंदी को लेकर सवाल सब पूछता है। तो यहाँ पर प्रीति आनंदी का नाम सुनते ही रोने लग जाती है और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। तब प्रीति के पिताजी से कहते हैं कि प्रीति पिछले कुछ महीनों से बहुत ही बीमार है और इसी वजह से वो अभी भी बहुत कमजोर है। साथ ही प्रीति आनंदी की बहुत ही करीब थी और आनंदी की मौत से उसको भी बहुत बड़ा झटका लगा है, इसलिए वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। अजय इस बात को समझ पाता है और फिर चुपचाप चला जाता है वहाँ से। जिसके बाद प्रीति के पापा को करण का कॉल आता है, पर वो आनंदी के केस को लेकर कुछ भी बात करने से मना कर देते हैं और कॉल कट कर देते हैं।
जिसके बाद करण पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फिर से पढ़ता है और उसे पढ़कर दोस्तों इस बार वो उस आदमी के पास जाता है जिसने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लिखा, जो करण को बताता है कि जब मैं उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाला था तो मैंने देखा था कि उस लड़की के इयररिंग्स टूटे हुए थे, साथ ही उसके शरीर में ज्यादा चोटें नहीं थी। यानी ये बात तो श्योर है कि उस लड़की के साथ किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। साथ ही उस लड़की की बॉडी इतनी ज्यादा ब्लोटेड नहीं थी, यानी वो पानी के अंदर सिर्फ लगता है 4 से 5 घंटे ही रही होगी। इस बात को कंफर्म करने के लिए करण उस आदमी के पास जाता है जिसे ब्रिज के पास आनंदी की डेड बॉडी मिली थी, जिस दौरान वो किसी तरह इस बात का पता लगा लेता है कि उस आदमी ने आनंदी की डेड बॉडी से ज्वेलरीज निकाली थी, जिसे शायद उसने कहीं आगे बेच दिया होगा। पर जब वो आदमी बताता है कि आनंदी के हाथों से रिंग्स इजिली निकल गए थे, यानी कि लग रहा था कि उसका शरीर ज्यादा देर तक पानी में नहीं था और ब्लोटेड भी नहीं था, इसी वजह से वो रिंग्स इजिली निकल गए थे। पर फिर सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया और ना ही उसे ज्वेलरी लूटने के लिए मारा, तो फिर किस वजह से उसको मारा गया होगा। आगे करण यही बातें सोचने लगता है कि आनंदी का स्मार्टफोन कहाँ गया, कहाँ हो सकता है वो, जिसके लिए वो अपने हैकर दोस्त को आनंदी का फोन ट्रैक करने के लिए या उस बारे में पता करने के लिए कह देता है, जो कि वैसे है तो इलीगल काम। पर जब आनंदी का फोन ट्रैक किया जाता है ना, तो इससे एक बात सामने आती है कि उसका फोन यहाँ से नजदीक दूसरे शहर में है। और हैरानी की बात तो यह है कि 6 महीने पहले फोन लॉस्ट होने के बाद भी ये फोन सिर्फ 2 दिन पहले ही स्विच ऑफ हुआ है। और यहाँ तक कि दोस्तों फोन जहाँ स्विच ऑफ हुआ था उसकी लोकेशन भी इनको मिल जाती है, जो कि होती है सब्जी मंडी। करण फिर अपने 2 ऑफिसर्स दोस्तों के साथ उस शहर में जाता है और वहाँ के सब्जी मार्केट में कई घंटों ढूंढने के बाद उसे वो आदमी मिल जाता है जिसके पास होता है वो फोन। और उस जगह से उनको पता चलता है कि उस आदमी ने कुछ हफ्तों पहले किसी शॉप से ये खरीदा था। फिर शॉप के पास जाकर पूछने पर उन्हें पता चलता है कि शॉप वालों को भी वो फोन किसी और आदमी ने बेचा था, जिसके बाद अब इनका काम था उस आदमी को ढूंढना जिसने शॉप वाले को फोन बेचा था, जिसके लिए ये बड़ी चालाकी से शॉप ओनर के साथ मिलकर उस आदमी से मिलने का टाइम फिक्स कर देते हैं। और फिर जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो आदमी तो हाथ में आनंदी की फोटो देखकर तुरंत वहाँ से भागने लगता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि इस आदमी को आनंदी की मौत के बारे में कुछ तो पता है। आगे फिर तीनों उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और काफी दूर तक भागने पर भी जब वो उसे पकड़ नहीं पाते तब उस आदमी के सामने अजय आ जाता है, जिसे करण के ऑफिसर्स फ्रेंड्स ने ही कॉल करके वहाँ पर बुला लिया था। और इस तरह वो आदमी जिसका नाम पता चलता है कि एंथनी है वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद एंथनी को पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। और यहाँ बहुत हैरानी की बात ये होती है कि इससे पहले एंथनी से ये पूछा जाता कि उसने मर्डर क्यों किया, क्या उसका इस मर्डर में क्या हाथ है। एंथनी बिना कुछ कहे कबूल कर लेता है कि मैं ही मर्डरर हूँ, बस इससे केस सॉल्व हो गया। पर रुकिए यार जरा, ये केस सिर्फ बाकी लोगों के लिए सॉल्व हो जाता है, करण के लिए नहीं। करण को अभी भी लगता है कि एंथनी मर्डरर नहीं है, बल्कि वो झूठ बोल रहा है। इतनी आसानी से कोई अपनी गलती नहीं मान लेता। जिसके बाद अजय इस केस की फाइनल रिपोर्ट बनाने में लगा होता है। पर वहीं दोस्तों करण दूसरी तरफ से केस को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। और फिर क्या था, आगे जाकर करण का शक बिल्कुल सही निकलता है कि मर्डर कोई और ही है। करण आगे प्रीति से बात करता है और उसे मनाने के बाद प्रीति उसे सच बता देती है कि उस दिन आनंदी ने मुझे कॉल किया था और तब मुझसे एक मेडिसिन के बारे में पूछ रही थी, जिसके ओवरडोज से पेशेंट्स के ऊपर उस मेडिसिन का इफेक्ट बिल्कुल किसी हार्मफुल ड्रग जैसा होता है। इसके अलावा उस दिन प्रीति ने आनंदी से कुछ बात नहीं की थी। इसके बाद तो करण आनंदी के बॉयफ्रेंड विजय से मिलने जाता है, जिससे बात करने पर ये विजय कुछ साफ नहीं बता रहा होता है। और इसका रीजन ये होता है कि तभी विजय की माँ की मौत भी हुई थी। लेकिन तभी इस बीच करण ये नोटिस करता है कि विजय के घर में वही होली मैरी की स्टैचू है जो आनंदी ने उस दिन खरीदी थी। साथ ही विजय के घर में एक ऐसा मेडिसिन भी है जिसका ओवरडोज एक हार्मफुल ड्रग का इफेक्ट देता है, यानी कि कुछ तो है जो विजय ने किया। जिसके बाद और क्या दोस्तों, विजय को सीधे कस्टडी में अंदर लिया जाता है और अच्छे से खातिरदारी करने के बाद वो सच बोलने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि इन सबूतों के साथ ही विजय के कार से आनंदी के इयररिंग भी मिल जाते हैं। वही इयररिंग दोस्तों जो आनंदी की डेड बॉडी पर नहीं थे। और ये बातें सिर्फ एक की तरफ इशारा करती हैं कि मर्डरर तो विजय ही है। और फिर थोड़ा अग्रेसिव होने के बाद विजय सच बताने में लग जाता है। तो असल में उस दिन विजय की मॉम का बर्थडे था, जिस वजह से आनंदी उसके लिए यानी कि विजय की मॉम के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर होली मैरी की स्टैचू लेकर आई थी। पर जब आनंदी विजय के घर पहुंची तब उसने स्टैचू घर में रख दिया और देखा कि विजय के घर में वो ड्रग इफेक्ट वाला मशीन है, जो कि विजय की मॉम के बाकी मेडिसिन के साथ ही रखा हुआ था, जिससे ये समझना मुश्किल नहीं था कि विजय अपनी माँ को ये मेडिसिन दे रहा है जानबूझकर। आनंदी जब इस बारे में विजय से पूछती है तो विजय कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी चाहिए। ये क्या बकवास कर रहा है ये लड़का। ये सुनकर तो आनंदी को बहुत गुस्सा आता है और विजय के बारे में वो पुलिस स्टेशन में बताने का फैसला करती है। वो कहती है तुम इस तरह कैसे सोच सकते हो, वो भी अपनी माँ के लिए जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम उनके साथ ही ऐसा कर रहे हो। तो फिर मैं अगर तुमसे शादी कर लूं कल के दिन तो नहीं,
मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। और दोस्तों वो फोन करने वाली होती है कि गुस्से में आकर विजय वहीं आनंदी का गला दबा देता है और आनंदी पहले से अस्थमा की पेशेंट थी, वो वहीं पर मर जाती है। जिसके बाद विजय ने डर कर आनंदी की बॉडी एक कबर्ड में रख दी और ये बात वो अपने अंकल को भी बताता है जो कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। जिसके बाद जब उसके अंकल आनंदी की बॉडी देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आनंदी तो जिंदा है, अगर वो जिंदा यहाँ से चली गई तो विजय फंस सकता है। इसीलिए दोस्तों विजय के अंकल एक प्लान बनाते हैं कि वो आनंदी की बॉडी को किसी आदमी की मदद से ब्रिज से नीचे फेंकवा देंगे और अगर आगे पुलिस को ये बात पता भी चली तो वो इल्जाम लगाएंगे उस आदमी पे। इसी वजह से एंथनी ने अपने ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा दिया था ताकि विजय बच जाए। और वैसे इन लोगों की पहले से ही सेटिंग हो रखी थी कि इस तरह काम करना है। और उसके बाद इनका प्लान ये था कि विजय के अंकल मीडिया में इस केस को खुदकुशी बताकर केस को बंद कर देंगे और इसके बदले जब विजय को अपनी माँ की प्रॉपर्टी मिलेगी तो विजय अपने अंकल को उसमें से 50% प्रॉपर्टी दे देगा। और प्लान बनाने से पहले विजय मान गया था और इस तरह इन्होंने आनंदी का मर्डर प्लान किया। और फिर जब ये सच बाहर आता है तो विजय और उसके अंकल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ अजय जब करण के इस केस सॉल्विंग स्किल को देखता है तो बड़ा इंप्रेस हो जाता है और उसे कहता है कि अब तुम तैयार हो पुलिस ज्वाइन करने के लिए। जिस पर करण पुलिस ज्वाइन करने से मना करते हुए कहता है कि नहीं, पुलिस में आने के लिए शायद मुझे मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा, पर मैं अपनी माँ को कभी भुला नहीं सकता, इसलिए सॉरी। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।